सबा अल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 14 मई 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएई के सीक्रेट दौरे की खबर लीक करके बनाया माहौल, यूएई से आया सख्त जवाब। सऊदी अरब और कुवैत का इराक पर हमला, ईरान हिमायतियों के ठिकानों पर की बमबारी, रॉयटर्स का सनसनीखेज खुलासा। यूएई में बरपा खौफ, बना रहा लोहे के पिंजरे, तेल टैंकों को ईरानी ड्रोन से बचाने के लिए शुरू किया भारी कंस्ट्रक्शन। ईरान कुवैत में तानातनी, ईरानी नाव पर हमला और 4 शहरियों की गिरफ्तारी के बाद तेहरान से आई सख्त वार्निंग। हिजबुल्लाह का एफपीवी ड्रोन अटैक, साउथ लेबनान में इस्राएली फौज को बनाया निशाना, रॉकेटों से गाड़ियां तबाह। गल्फ में चीन की एंट्री, अमेरिका पर कम होता भरोसा, अरब मुल्कों ने बीजिंग के साथ बढ़ाई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। खतरे में बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत, यहूदी मजहबी धड़ों ने की बगावत और पाकिस्तानी शिया वर्कर्स पर गिरी गाज। यूएई ने हजारों लोगों को बिना नोटिस निकाला, ईरान और अमेरिका की जंग का खामियाजा। शुरुआत करते हैं शो की इसराइल और यूएई की खबर से। 2 बड़ी अहम खबरें एक दूसरे से मिलती हुई हैं। इन दोनों मुल्कों के बीच नज़दीकियां बढ़ रही हैं और खुफिया तालमेल बढ़ रहा है। ऐसी खबर आई तो हलचल मच गई। ऑपरेशन रोरिंग लॉयन, जो इसराइल का ऑपरेशन था ईरान पर जो हमले हुए थे, उसका नाम इसराइल ने ये दिया था। बताया इस दौरान इसराइल की खुफिया एजेंसी का चीफ डेविड बार्निया वो यूएई के दौरे पर गया था और वही नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू भी गया था। इस सनसनीखेज खुलासे से बड़ा हंगामा मच गया। 13 मई की रात इसराइली प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर की तरफ से खुद ये ऐलान किया गया कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जंग के दौरान यूएई का एक खुफिया दौरा किया था और वहां के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की थी। दावा किया गया कि ये मुलाकात 26 मार्च को ओमान बॉर्डर के करीब अल ऐन शहर में हुई थी, जो घंटों तक चली। दोस्तों, नेतन्याहू ने इस मुलाकात को एक ऐतिहासिक कामयाबी, एक हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू करार दिया है। अभी जो है रात ही उसने करार दिया है। 2020 में ताल्लुकात बहाल होने के बाद ये उसका यूएई का पहला पुख्ता दौरा है। इसराइल का मानना है कि इस मुलाकात से दोनों मुल्कों के रिश्ते एक नए दौर में पहुंच गए। इसके साथ ही ये रिपोर्ट भी सामने आई है कि इसराइल की खुफिया एजेंसी, सीक्रेट एजेंसी मोसाद का चीफ डेविड बार्निया और शिन बेत का हेड भी उसी जंग के दौरान यूएई के सीक्रेट चक्कर लगा रहे थे, खुफिया चक्कर लगा रहे थे और उन दोनों का मकसद ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के खिलाफ यूएई की हिफाजती और जवाबी ताकत को मजबूत करना था। अब दोनों के बीच अब्राहम अकॉर्ड्स हैं, दोनों के बीच पैक्ट है ना। तो जाहिर सी बात, अब्राहम अकॉर्ड पर अगर किसी ने साइन कर दिया तो उनके क्या रिश्ते होंगे। तो ये तो जाएंगे। लेकिन इस खबर का दूसरा रुख है। यूएई ने क्या जवाब दिया, सुनिए। बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से किया गया तारीखी दौरे का दावा अब उसी के गले की फांस या हड्डी बन गया है। यूएई ने न सिर्फ इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है, बल्कि इस्राएली प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से आए बयान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। यूएई की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि यह खबर पूरी तरह से बेबुनियाद है, झूठी है। इस पूरे ड्रामे के यानी नेतन्याहू झूठा है, खबर झूठी है तो, क्योंकि दफ्तर उसी का दे रहा है, ये बात कह रहा है। इस पूरे ड्रामे में जो अहम पॉइंट्स हैं वो ये कि यूएई ने साफ कर दिया है कि इसराइल के साथ उसके ताल्लुकात अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत बिल्कुल खुले हैं और पब्लिक हैं। तो हाथ कंगन को आरसी क्या। यूएई का कहना है कि उनके रिश्ते किसी कोवर्ट या पर्दे के पीछे के समझौते पर टिके हुए नहीं हैं। सब खुला खेल फर्रुखाबादी है, जहाँ चाहे मिलेंगे। यानी यूएई साफ कर रहा है कि नेतन्याहू ने कोई खुफिया दौरा नहीं किया है, उसे खुले में आने में क्या फिक्र थी। दोस्तों, यूएई की फॉरेन मिनिस्ट्री ने मीडिया से भी अपील की है कि वो ऐसी गुमराह करने वाली, ऐसी मिसलीडिंग खबरों और सियासी प्रोपेगेंडा को फैलाने से बचे। उनकी खबर में लिखा हुआ है। ये बयान इस्राएली प्राइम मिनिस्टर दफ्तर के उस दावे के ठीक बाद आया है जिसमें नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा था कि नेतन्याहू ने 26 मार्च को चोरी छिपे यूएई जाकर वहां के सदर मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की थी। वाकई ये बेहद शर्म की बात है, बड़ी घटिया बात है कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियली झूठ बोल रहा है। ऐसा लगता है कि नेतन्याहू पर भी अपने किसी दोस्त की सीरत का असर पड़ रहा है, जो अपनी ही दुनिया में झूठी कहानियां गढ़ने के लिए जाना जाता हो। दोस्तों, इस हरकत से ग्लोबल लेवल पर इसराइल की साख पर एक और काला बट्टा लग गया है। सऊदी अरब के
फाइटर जेट्स ने जंग के दौरान इराक में मौजूद उन शिया मिलिशिया के ठिकानों पर बमबारी की थी जिन्हें ईरान का साथ हासिल है। दोस्तों, रॉयटर्स के हवाले से ये खबर 13 मई की रात आई है और ये एक बहुत बड़ा दावा है कि सऊदी जेट्स ने इन ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि कुवैत से भी इराक के अंदर जवाबी हमले यानी रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स लॉन्च की गई थी, ये भी खबर है। इस सनसनीखेज दावे की अहम बातें ये हैं कि रॉयटर्स को कई सोर्सेज ने बताया, जिनके नाम नहीं बताए गए, कि ये हमले उस बड़े मिलिट्री एक्शन का हिस्सा थे जो पूरे इलाके में चल रहा था, लेकिन इसे अब तक दुनिया से छुपा कर रखा गया था। ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर मुश्तरका हमले शुरू कर दिए थे। दोस्तों, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जब ईरान ने इसराइल और अरब मुल्कों पर पलटवार किया तो उसके बाद सऊदी अरब और कुवैत ने भी खामोश बैठने के बजाय इराक के अंदर मौजूद ईरानी सपोर्टर्स को निशाना बनाया। इन हमलों ने हॉर्मोज़ के रास्ते और ग्लोबल इकनॉमी में मचे हंगामे को और ज़्यादा संगीन बना दिया है। जानकारों का मानना है कि अगर इन दावों में सच्चाई है तो ये बात साफ है कि खाड़ी के मुल्क, गल्फ़ के मुल्क अब ईरान के बढ़ते असर को ख़त्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, क्योंकि अपनी दिफा के लिए हर कोई कुछ ना कुछ करता है। सऊदी अरब का इराक में जाकर हमला करना ये बताता है कि वो अब अपनी सरजमी की हिफाजत के लिए ऑफेंसिव रुख अपना चुका है। उधर कुवैत की तरफ से किए गए हमलों के दावे ने भी सबको चौंका दिया है। अब तक ये माना जा रहा था कि छोटे अरब मुल्क इस जंग से दूर रहेंगे, लेकिन रिपोर्ट बता रही है कि ईरान के मिसाइल हमलों के बाद उन्होंने भी अपने हिसाब बराबर किए हैं। सऊदी ने यहाँ ईरान में हमले किए, यूएई ने ईरान में हमले किए, कुवैत ने इराक में किए, सऊदी ने इराक में की। ये खबरें पिछले 2-3 दिन से आ क्यों रही हैं? ये खबरें सीज़फायर के 1 महीने बाद क्यों आ रही हैं? ये खबरें आ रही हैं या लाई जा रही हैं, ये सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक इन ममालिक ने कोई भी सीरियस एक्शन ईरान के ख़िलाफ़ नहीं लिया है। किसी भी अरब ममालिक ने ऑन रिकॉर्ड किसी ने गोली भी नहीं चलाई। ईरान ने भी अभी तक ये तस्लीम नहीं किया कि सऊदी ने कोई हमले किए। ये खबरें लाई क्यों जा रही हैं? बार बार ईरान की तरफ से भी कहा जा रहा है और सऊदी अरब की भी तरफ से कि बीज बोया जा रहा है, बच के रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यूएई कैसे डरा हुआ है, और होना भी चाहिए, क्योंकि कुछ वीडियो सामने आए हैं जो बता रहे हैं कि मुल्क खौफजदा है। यूएई ने अपने तेल के टैंकों यानी ऑयल टैंक्स को बचाने के लिए उनके चारों तरफ लोहे के बड़े बड़े पिंजरे, मेटल केजेस बनाना शुरू कर दिया है। वजह ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल। हाईवे के किनारे मौजूद ऑयल स्टोरेज टैंकों के पास भारी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और कई टैंक्स को इन मेटल स्ट्रक्चर्स से घेरा जा चुका है। ये ना तो कोई सस्ता जाल है और ना ही कोई मामूली कवर, बल्कि ये भारी भरकम मेटल केज और मैश स्ट्रक्चर है, जिन्हें खास तौर पर बड़े ड्रोन्स को रोकने या टकराते ही वहीं पर पिंजरे के साथ ही धमाका करके फट जाने के लिए बनाया गया, ताकि टैंकर्स तक ना पहुंच पाए। इस मामले में कुछ अहम बातें ये हैं कि लोकेशन जान लीजिए, ये पिंजरे दुबई एयरपोर्ट के पास और कई बड़े स्टोरेज हब्स पर तेज़ी से लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें सामने आ रही हैं, दावे किए जा रहे हैं। मकसद, ईरान के ड्रोन हमलों के बाद यूएई को एहसास हो गया है कि उसका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अब आसमान से महफूज नहीं है। कामयाबी क्या मिलेगी? ये पिंजरे ड्रोनों को तो रोक सकते हैं, लेकिन भारी मिसाइलों के सामने ये बिल्कुल बेअसर साबित होंगे। वो तो पेनिट्रेट करके टन से जाकर अंदर पटेंगे, उनका एक्सप्लोजन इतना हाई होगा कि यही उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, जब कोई मुल्क, मेरा एनालिसिस कहता है, जब कोई मुल्क अपने सबसे बड़े ख़जाने यानी तेल को इस तरह पिंजरे में कैद करने लगे, तो समझ लीजिए कि उसे अपनी हिफाजत पर या अपने दोस्त की हिफाजत पर भरोसा नहीं रहा। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच यूएई के लिए अपने तेल की सप्लाई लाइन को बचाना अब सबसे बड़ी ज़रूरत बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर यूएई की ज़मीनी हकीकत पर साफ दिखाई देने लगा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कुवैत पर सख्त इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि उसने आपसी ताल्लुकात बिगाड़ने की कोशिश में ईरान की एक बोट पर, एक कश्ती पर हमला किया है। कुवैत, हमने आपको इस मुतालिक परसों खबर बताई थी। कुवैत ने पर्शियन गल्फ में ईरान के 4 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। ईरान का दावा है कि यह हमला उसके जजीरे के पास हुआ है, जिसे अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करता रहा है। अरागची ने साफ तौर पर ये बातें सामने रखी हैं कि ईरान अपने लोगों को फ़ौरन छोड़ने की मांग करता है, कुवैत से डिमांड करता है।
ईरान ने वार्निंग दी है कि वो इस हरकत का जवाब देने का पूरा हक रखता है। ये वाकया गल्फ में टेंशन को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में जिस तरह से ईरान और उसके पड़ोसी मुल्कों के बीच तलखी बढ़ी है, उसमें कुवैत का ये कदम आग में घी डालने का काम करने जैसा लगता है। अगर कुवैत ने जल्द ही इन ईरानी शहरियों को आज़ाद नहीं किया तो ईरान की तरफ से कोई बड़ी जवाबी एक्शन कार्रवाई जो है वो देखने को मिल सकती है। इससे पूरे इलाके का माहौल और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। हमने आपको परसों 12 मई को बताया था कि कुवैत ने 4 लोग पकड़े हैं और कहा है कि IRGC के लोग हैं जो खुफिया तौर पर मुल्क में घुस रहे थे और वो कुछ गड़बड़ करने वाले थे। अब ईरान कह रहा है वो आम लोग हैं, हमारे लोगों को छोड़ो। मुझे समझ नहीं आता कि फिर ये नाकेबंदी के दौरान ये बोट्स कैसे मूव हो रही हैं, कौन मूव होने दे रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि ईरान को क्या ज़रूरत है अपने जासूस भेजने की, वो तो उसके मिसाइल ड्रोन चलेंगे। अरे बेवकूफ़ों, ईरान को क्या समझ लिया है तुमने कि हर जगह वो अपने ताल्लुकात ख़राब कर लेगा मिसाइल ड्रोन मार के। जंग चल रही है, दूसरे क्या बेलन गट्टा लेके बैठे। समझ में नहीं आता है लोगों को, बस ईरान को लड़वाए देना, मरवाए देना है। आगे बढ़ते हैं। लेबनान का रेजिस्टेंस मूवमेंट हिजबुल्लाह इस बार की जंग में इसराइली फौजियों पर चुन चुन कर हमले कर रहा है। 13 मई को लेबनान के अल-मायदीन अखबार ने या वेबसाइट ने लिखा कि हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान में अपनी दिफाई कार्रवाई जारी रखते हुए एक FPV ड्रोन के जरिए सीधे तौर पर एक इसराइली फौजी को निशाना बनाया। इसके मतलब सीधा डायरेक्ट जाकर फौजी को हिट किया। इसके साथ उसने रॉकेट दागकर इसराइल की फौजी गाड़ियों और टैंक्स को भी निशाना बनाया। लेबनान और इसराइल के बीच होने वाली अगले दौर की बातचीत से पहले हिजबुल्लाह ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। अल-मायदीन अखबार का दावा है कि ये कार्रवाई उन इसराइली हमलों के जवाब में की गई है जिनमें लेबनान के गांवों और आम शहरों को या आम शहरियों को निशाना बनाया गया था और जिनमें कई लोग मारे गए हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए रॉकेट और ड्रोन हमलों ने इसराइली फौज की टुकड़ियों और उनकी गाड़ियों के जमावड़े को भारी नुकसान पहुंचाया है। हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया है कि जब तक इसराइली फौज लेबनान के लोगों पर हमले बंद नहीं करती और सीज फायर का पूरी तरह एहतराम नहीं करती, तब तक उनका ये जवाब जारी रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग ने चाइना के लिए मिडिल ईस्ट, खासतौर पर गल्फ के मुल्कों में अपने सियासी और माली पकड़ को मजबूत करने का बड़ा रास्ता खोल दिया है। सेमाफोर की रिपोर्ट के मुताबिक इलाके के मुल्क अब अमेरिका की बदलती पॉलिसियों को देखते हुए चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के शोबों में तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। हालांकि गल्फ की सरकारें अब भी अपनी हिफाजत के लिए अमेरिका पर भरोसा करती हैं या भरोसे की बात करती हैं, लेकिन ईरान के साथ हुई जंग ने उस भरोसे की कमज़ोरियों को बेनकाब कर दिया है। अमेरिका के फैसलों में बढ़ते कन्फ्यूजन और रीजनल लेवल पर जंग के फैलने के खतरे ने इन मुल्कों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आगे क्या। अमेरिका ने लगातार ये दबाव बनाया कि ये मुल्क एडवांस टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर में चाइना की पार्टनरशिप कम करें, लेकिन इसके बावजूद गल्फ के मुल्कों ने चाइना के साथ अपना कारोबारी जुड़ाव कम नहीं किया। इसके उलट उन्होंने एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक्स जैसे शोबों में चाइना के साथ अपने काम को और भी फैलाया है। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि चाइना अब इस रीजन में अमेरिका के दबदबे को सीधा चैलेंज दे रहा है और वहाँ के मुल्क भी अब एक ही पावर के भरोसे रहने के बजाय अपने ऑप्शंस बढ़ा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत पर खतरा मंडरा रहा है। इसराइल की सियासत में एक बार फिर बड़ी खलबली मच गई है। हरेदी ग्रुप्स जो हैं, हरेदी धड़े जो हैं, उन्होंने इसराइली पार्लियामेंट यानी नेसेट को ख़त्म करने और जल्द इलेक्शन कराने की मांग तेज़ कर दी है। इसकी सबसे बड़ी वजह वो कानून है जिसके ज़रिए कट्टर पसंद या यूं कहें कि इंतहा पसंद यहूदियों को फ़ौज में भर्ती से छूट मिलती थी, लेकिन सरकार उसे पास कराने में नाकाम रही। यानी अब हरेदी यहूदियों को, उन अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को फ़ौज में भर्ती होना ही होगा। ताज़ा खबरों के मुताबिक डैगलहा तोहरा पार्टी के मजहबी लीडर रब्बी डोव लैंडो ने साफ कर दिया है कि उसे बेंजामिन नेतन्याहू पर अब कोई भरोसा नहीं रह गया। उसने अपनी पार्टी को नेसेट भंग करने की प्रोसेस शुरू करने का हुक्म दिया है। अब तक ये धड़े नेतन्याहू सरकार के लिए बहुत ज़रूरी माने जाते थे, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अब इस ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। इस बगावत के बाद दूसरी पार्टियों ने भी नेसेट ख़त्म करने के बिल पेश कर दिए हैं। वैसे तो इलेक्शन 27 अक्टूबर 2026 को होने थे, लेकिन अब माना जा रहा है कि ये इलेक्शन सितंबर के बीच में ही हो सकते हैं। हालात इतने ख़राब हैं
कि सरकार के पास अब नेसेट में मेजॉरिटी भी नहीं बची है, जिसकी वजह से नेतन्याहू को आज अपने सारे बिल वापस लेने पड़े। बढ़ते हैं आगे। यूएई की अथॉरिटीज़ ने बड़ी तादाद में पाकिस्तानी शिया वर्कर्स को मुल्क से बाहर कर दिया है। यह कदम तब उठाया गया जब ईरान ने अमेरिका के उन मिलिट्री ठिकानों और अड्डों पर जवाबी हमले शुरू किए जो गल्फ़ के अरब मुल्कों में मौजूद हैं। इस्लामाबाद से प्रेस टीवी के रिपोर्टर नाजिर काज़मी के मुताबिक यूएई ने हज़ारों विदेशियों को, जिनमें पाकिस्तानी शहरी भी शामिल हैं, बिना किसी लीगल नोटिस या इल्ज़ाम के मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। एक रिपोर्ट ऐसी पहले भी आई थी। ये रिपोर्ट ईरान और दूसरे मीडिया में 13 मई की रात आई है। वर्कर्स की ये बड़े पैमाने पर बेदखली तब शुरू हुई जब ईरान ने अमेरिका और इसराइल की तरफ से 28 फरवरी को शुरू की गई जंग का जवाब देना शुरू किया। ईरान ने यूएई में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री साइट्स को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया था। काज़मी ने बताया कि उनके पास उन लोगों की लिस्ट है जिन्हें मुल्क से निकाला गया है और इसमें सबसे ज़्यादा तादाद दुबई से निकाले गए पाकिस्तानियों की है। इनमें से ज़्यादातर लोग शिया मुसलमान हैं। इस मुहिम में ईरानी शिया वर्कर्स को भी निशाना बनाया गया है। हालांकि इराक और लेबनान के शिया वर्कर्स के खिलाफ फ़िलहाल ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। इन्हीं खबरों के साथ लेता हूँ इजाज़त। कुछ और खबरों के साथ अगला वीडियो लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।